हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है, और साथ साथ ये भी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां मैक्सिमम होता है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ऑर्बिटल भी शेयर करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं बल्कि क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहलाता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो हमेशा ऑर्बिटल भी शेयर करेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग संभव होगा, और इसी चीज को नाम देते हैं क्या, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में कुछ सिद्धांत होते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी इसको कहेंगे, या सीधा ये कह सकते हो कि इसको हम लोग ओवरलैपिंग थ्योरी कहेंगे। तो इस ओवरलैपिंग थ्योरी में कुछ इसके सिद्धांत होते हैं, और ये सिद्धांत लगभग कॉमन सिद्धांत होते हैं। जैसे मान लो ओवरलैपिंग थ्योरी में सबसे पहला सिद्धांत ये होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर या ओवरलैप होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटीज नहीं खोते, यानी इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटीज समान होगी। ये इसका क्या होगा, ये पहला इसका सिद्धांत होगा। तो फर्स्ट इसमें ये कह सकते हो, इस तरह से ये लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को, देखो हम लोग लिखते हैं AO, एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट लॉस देयर आइडेंटिटीज इन मॉलिक्यूल। ये जो होंगे ये मॉलिक्यूल्स में अपनी आइडेंटिटीज एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं खोते। दूसरा इनका सिद्धांत ये कहता है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही ये क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे। और साथ साथ ये जरूरी है कि ये ओवरलैपिंग तभी संभव होगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपोजिट स्पिन में हों। लेकिन अगर मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल में ये पैरेलल स्पिन में होते हैं तो ये फिर ओवरलैपिंग नहीं करेंगे या बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और साथ साथ इसी के तरह और भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करेंगे। इसको हम नाम देंगे क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं। अगर N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दो नाइट्रोजन एटम के मिलने से होगा, नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और दूसरा अगर नाइट्रोजन का आइटम लेते हो तो ये भी हो जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ये वैलेंस ऑर्बिट में अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे। देखो इसका वैलेंस ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ये सेकेंड, और सेकेंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में देखिए क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे क्या कह सकते हो कि इट डज नॉट टेक पार्ट, ये क्या करेंगे, टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेंगे, और ये कहलाएंगे क्या, यही कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब दूसरा ये है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं
इन एटॉमिक ऑर्बिटल में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये शेयर कर सकते हैं या इनका ओवरलैपिंग हो सकता है। px px का ओवरलैपिंग हो सकता है, py py का ओवरलैपिंग हो सकता है, या pz pz का ओवरलैपिंग हो सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहां पर भी एक शर्त होता है, और शर्त ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनका स्पिन क्या होना है, ये अपोजिट होना है। यानी अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का स्पिन क्या होना है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर दोनों के स्पिन पैरेलल होते हैं तो फिर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन या ये कहो ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए एक दिक्कत होता है, और दिक्कत ये है, और ये दिक्कत का कारण होता है हमारी मान्यताएं या कन्वेंशन। हमने हुन्स रूल पढ़ा था, तो हुन्स रूल में ये कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू हुन्स किसी भी ऑर्बिटल में भरने वाला पहले इलेक्ट्रॉन का रोटेशन या स्पिन कर सकते हो, ये हम क्लॉकवाइज मानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इसको पेयर्ड अप करेगा इसका स्पिन हम लोग क्या करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। और जब एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और तो इसको नाम देते हैं, क्या हम लोग नाम देते हैं, ये अपोजिट स्पिन कहते हैं। इसको नाम देते हो क्या, अपोजिट स्पिन कहेंगे। और अगर मान लो एक ऑर्बिटल में दोनों क्लॉकवाइज हों, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ऑर्बिटल में दोनों जो होंगे ये क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हों, इस तरह के स्पिन को नाम देते हो, ये कहते हैं पैरेलल स्पिन कहते हैं। अब देखो पैरेलल स्पिन में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा या ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में रिपल्सन हमारा मैक्सिमम होता है, और इस स्थिति में अपोजिट स्पिन में रिपल्सन हमारा क्या होगा, ये मिनिमम होता है। लेकिन हमने ये कहा था कि यहां पर एक दिक्कत ये होता है कि एक साइंटिस्ट है हुन्स, इन्होंने ये मान्यता दिया था, याद करो, कि किसी भी ऑर्बिटल में भरने वाला पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, ये क्लॉकवाइज होता है। और अभी हमने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं, तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन या ओवरलैपिंग में भाग लेंगे। अब देखिए कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो किसी भी ऑर्बिटल में हो, तो हर स्थिति में अकॉर्डिंग टू हुन्स ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज हैं, तो इस स्थिति में शेयरिंग नहीं हो सकता है या ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसमें एक नॉर्मल या ये कहो एक यूनिवर्सल फेनोमेना होता है, जिसको नाम देते हैं इन्वर्सन ऑफ स्पिन। तो पहले स्पिन का इन्वर्सन होगा और तब जाकर इसका क्या होगा, ये ओवरलैपिंग होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका ओवरलैपिंग होगा, ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेंगे। और अगर मान लीजिए ये पैरेलल स्पिन में रहते हैं तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये भाग नहीं लेंगे या इनका ओवरलैपिंग संभव नहीं होगा। अगर मान लो ये एक मान्यता है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सबका स्पिन क्लॉकवाइज होगा, तो शेयरिंग के पहले या ओवरलैपिंग के पहले ये इन्वर्सन ऑफ स्पिन होता है, तब जाकर क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा। एक इसमें यह भी कहा जाता है कि जब भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये जानते हैं कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के पश्चात एनर्जी क्या होंगे, ये रिलीज होंगे। यानी जितनी एनर्जी बॉन्ड में संचित होगी, स्टोर होगी, उतना एनर्जी क्या होगा, ये रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी है, अगर संभावना है तो ये एनर्जी क्या होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अनपेयर्ड करेगा। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल देखो नाइट्रोजन,
एटॉमिक नंबर हो गया 7। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब मान लीजिए नाइट्रोजन के केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकते हैं। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के अनुसार जो एनर्जी रिलीज करेगा उस एनर्जी की टेंडेंसी ये होगी कि ये 2s में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको क्या करें, ये अनपेयर्ड करें। लेकिन 2s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए या एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है, और 2 सेकंड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल ओरिजिनेट नहीं करते, तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ये इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में या अनपेयर्ड करने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ठीक इसके नीचे चले आओ, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 हो गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ये होगा 3s2 3px1 3py1 3pz1 और ये हो गया 3d0। अब देखिए फास्फोरस के भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग या शेयरिंग करके 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और जब ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इसके फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होगा ये एनर्जी ये इस एटॉमिक ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसको क्या करेंगे, ये अनपेयर्ड कर देंगे। तो जब इसको ये अनपेयर्ड करेंगे तो ये s का एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट के ऑर्बिटल 3d में चला जाएगा, और इस तरह से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 5 हो जाएंगे। और उस समय अगर जरूरत पड़ेगा तो ये फास्फोरस क्या होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकते हैं। अब इसमें यह भी होता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये ओवरलैप करेंगे या ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करता है, तो इसमें यह भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ये डिपेंड करेगा किस पर, ये डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। अगर मान लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप्ड स्पेस का अगर आयतन अधिक होगा, इसी आयतन को नाम देते हो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो अगर इसका आयतन अधिक होगा तो ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यही जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, ओवरलैप्ड स्पेस का जो वॉल्यूम होता है यहीं पर दोनों इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। तो अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका मान क्या हो जाएगा, ये मिनिमम होगा। और जब इसका मान मिनिमम होगा तो बॉन्ड हमारे क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है तो इसका मतलब है कि ओवरलैप्ड स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, ये कम होगा, और उस समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक हो जाएगा और ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वीकर होगा। तो सीधा ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ ये डिपेंडेंट होता है किस पर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर निर्भर करेगा। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होगा या ये कहो कि ओवरलैप्ड स्पेस का वॉल्यूम अगर अधिक होगा तो ये हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमारा कम होता है तो हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वीकर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि ऑर्बिटल अगर मान लो s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो किन परिस्थितियों में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मान अधिक होता है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा s ऑर्बिटल होता है, तो देखो s ऑर्बिटल को हम मानते हैं क्या, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल हम लोग s ऑर्बिटल को मानते हैं। ये होगा हमारा क्या, s ऑर्बिटल।
दूसरा होता है क्या, ये हमारा होगा p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जो होंगे ये क्या होंगे, एक्सिस के एलोंग क्या होते हैं, लोब इसके होंगे। अगर x एक्सिस के एलोंग होगा तो ये हमारा px कहलाएगा। अगर मान लो y एक्सिस के एलोंग अगर ये लोब होंगे तो py ऑर्बिटल कहलाएंगे, और अगर z एक्सिस के एलोंग ये लोब होंगे तो ये कहलाएंगे क्या, pz कहलाएंगे। अब ये s ऑर्बिटल, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान तीनों एक्सिस पर समान दूरी पर क्या होता है, ये समान होंगे, यानी इस पूरे स्फेरिकल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी। अब जो p ऑर्बिटल है इसमें सिर्फ क्या होगा, x एक्सिस, आइदर y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होगी, ये अधिक होगी। और ये जो s ऑर्बिटल का रेडियस होता है ये क्या होगा, ये छोटा होता है किससे, p ऑर्बिटल के रेडियस से। अगर मान लो ये स्थिति ये है कि अगर s ऑर्बिटल के रेडियस को हम लोग मान लेते हैं 1 यूनिट मानते हैं, तो ये जो p ऑर्बिटल का रेडियस होता है ये होता है क्या, √3। अगर s ऑर्बिटल के रेडियस को अगर हम 1 यूनिट मानते हैं तो p ऑर्बिटल का रेडियस हमारा क्या होगा, ये √3 होगा। अब देखिए एक तो स्थिति होता है ss ओवरलैप करें, दूसरा होता है कि sp ओवरलैप करें, और तीसरा होता है कि आपका pp ओवरलैप करें। अब मान लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग निकालते हो तो ये हो गया 1 × 1, ये हो जाएगा क्या 1, ये हो जाएगा क्या 1 × √3, ये हो जाएगा 1.732, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732, और ये हो जाएगा आपका √3 × √3, ये हो गया क्या, ये 3। तो अब इस स्थिति में ये कह सकते हो कि PP ओवरलैपिंग हमारा क्या हो जाएगा, सबसे मजबूत हो जाएगा। उसके बाद हो जाएंगे क्या SP ओवरलैपिंग, और सबसे कम ओवरलैपिंग हो जाएगा किसका, SS ओवरलैपिंग का, क्योंकि PP ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे अधिक होगा, उसके बाद SP में, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा SS में होगा। तो इस तरह से ये हमारे मेन सिद्धांत होते हैं क्या, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के। अब देखते हैं कि कितने तरह के ओवरलैपिंग संभव हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि देखो SS ओवरलैपिंग, यानी दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां हो, s एटॉमिक ऑर्बिटल में हो। तो इसका एग्जांपल ले लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या 1s1, और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से होता है। तो दोनों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, शेयर करते हैं, और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SS ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल होगा। तो अब जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा क्या, एक जो होगा ये s ऑर्बिटल, ये हो गया x y z, ये हो जाएगा आपका दूसरा जो होगा ये s ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा जो होगा ये s ऑर्बिटल होगा। अब ये दोनों मिलेंगे तो ये इस तरह का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यही जो स्पेस होता है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये हमारा क्या होता है, यही होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप्ड स्पेस, या ये कहिए कि ओवरलैप्ड स्पेस का वॉल्यूम। हमने ये कहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन या स्ट्रेंथ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे निर्भर करेगा। अगर इस ओवरलैप्ड स्पेस का वॉल्यूम अधिक होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, और इसका अगर वॉल्यूम कम होता है तो ये हमारा वीकर बॉन्ड होगा। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसी के अराउंड क्या करेंगे, ये डीलोकेलाइज करेंगे। तो अब यहां एक चीज ये देखते हैं कि s ऑर्बिटल जो होंगे, s ऑर्बिटल इसका एक्सटेंशन
जितना एक्स एक्सिस पे होगा उतना ही वाई एक्सिस पे होगा और उतना ही जेड एक्सिस पे होगा। तो अब ये अलोंग द एक्स प्लेन ओवरलैप करे या वाई प्लेन ओवरलैप करे या फिर जेड प्लेन के अलोंग ओवरलैप करे। तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग नाम देते हैं क्या, ये कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग कहलाते हैं। इसको नाम देते हो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग कहते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग की विशेषता ये होगी कि इसमें ओवरलैपिंग कंप्लीट होता है और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होते हैं, ये अधिक होते हैं। तो इनकी विशेषता ये होगी कि ओवरलैपिंग ये क्या होंगे, ये कंप्लीट होंगे। और दूसरा ये वैल्यू होगा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये हो जाएगा क्या, ये अधिकतम होगा या ये कहिए कि ये मैक्सिमम होगा। जैसे मान लो ये हमारा एक प्लेन हुआ एक्स का, ये दूसरा प्लेन हुआ, ये इस तरह से जो होंगे ये क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे। तो ये ओवरलैप स्पेस का वॉल्यूम अधिक होता है और ये विशेषता होता है किसका, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग की विशेषता होगी। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अन्य ओवरलैपिंग को हम लोग देखेंगे। देखो दूसरा ओवरलैपिंग होगा sp ओवरलैपिंग। इसका मतलब होगा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल के s ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में क्या होंगे, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा होता है, इसको नाम दोगे sp ओवरलैपिंग। इसका एग्जाम्पल चलो ये ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। हाइड्रोजन की स्थिति तो तुम जानते ही हो, हाइड्रोजन हो गया 1s1। अब क्लोरीन 17 लिखो तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2, 3pz1। अब देखो क्लोरीन में pz ऑर्बिटल में क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए s ऑर्बिटल का एक्सटेंशन जितना x एक्सिस के अलोंग होता है उतना ही y एक्सिस के अलोंग होगा और उतना ही जो होगा ये z एक्सिस के अलोंग होगा। तो अब ये s ऑर्बिटल से आइदर px ऑर्बिटल ओवरलैप करे या py ऑर्बिटल ओवरलैप करे या pz ऑर्बिटल ओवरलैप करे, सारे जो होंगे ये क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस ही होते हैं। क्योंकि s ऑर्बिटल का विस्तार या एक्सटेंड तीनों ऑर्बिट में समान होता है। ये देखो, ये मान लो ये हमारा pz हो गया और ये हो गया हमारा क्या, s एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये भी जो हमारा ओवरलैपिंग होता है ये भी कहलाता है क्या, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग कहलाएंगे। ये भी हमारा कहलाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग कहलाएंगे। और इसमें भी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होगा और साथ साथ जो होंगे इसमें भी कंप्लीट ओवरलैपिंग होगा। अब तीसरे तरह का ये होगा जिसको नाम देते हैं PP ओवरलैपिंग। देखो PP ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं Cl2। देखिए एक क्लोरीन के pz ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे क्लोरीन के भी जो होंगे ये क्या होंगे, ये pz ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये दोनों अगर ओवरलैप करेगा तो ये भी हमारा क्या होता है, along द एक्सिस ओवरलैप करेगा। ये देखो दोनों pz ऑर्बिटल हैं, ये हो गए क्या, along द एक्सिस। ये हमारा क्या होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होगा, ये भी क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होंगे। इसमें भी ओवरलैपिंग हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो हमने तो ये कहा था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे ये क्या होंगे, ये मजबूत होंगे। अब यहाँ ये है कि अलग अलग ऑर्बिटल में
का एक्सटेंट अलग अलग होता है। हमने ये देखा था कि अगर p ओवरलैपिंग होता है तो ये सबसे मजबूत, s ओवरलैपिंग होगा तो उसके बाद, और s ओवरलैपिंग होता है तो ये क्या होंगे, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने के कारण ये इन तीनों में सबसे कमजोर होंगे। अब यहाँ एक चीज और देखो, अब ये कहे थे कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेंगे या यही ऑर्बिटल क्या होंगे, ये ओवरलैप करेंगे। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो s ऑर्बिटल में मिनिमम अनपेयर्ड, या ये कहो कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। तो s ऑर्बिटल क्या होता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा या एक ही इलेक्ट्रॉन के ओवरलैप करेंगे, चाहे s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए भाई, px से कर जाए, py से कर जाए या pz से कर जाए। लेकिन ये जानते हो कि p ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6। तो जब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, 3। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन px में रह सकते हैं, दूसरा जो होगा ये py में रह सकता है, और तीसरा जो होगा ये हमारा कहां रह सकता है, ये pz में रहेगा। और इन ऑर्बिटलों के शेप के बारे में ये जानते हो कि px, py और pz ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो p ऑर्बिटल मैक्सिमम क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होने के कारण ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, या तीनों ऑर्बिटल जो होंगे ये ओवरलैप करेंगे। तो अब ये देखो ये किस तरह से शेयरिंग करते हैं और किस तरह से ये ओवरलैपिंग करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब ये भी अंतर्गत में आएगा किसके, p ओवरलैपिंग के। अब देखिए ये हो गया हमारा एक p ऑर्बिटल, सपोज करो ये हमारा क्या है, px है या py है या pz है, कोई मान सकते हो। अब मान लीजिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए, ये जो होगा ये शेयरिंग हो गया। तो ये एक प्लेन में ओवरलैप होते हैं, तो इसको नाम देते हो, ये कहलाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग। और हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग की अभी हमने विशेषता देखी थी कि हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग कंप्लीट होता है और साथ साथ ओवरलैपिंग कंप्लीट होगा और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होते हैं, ये अधिक होते हैं। अब मान लीजिए दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, ये py ऑर्बिटल में है, ठीक। तो जब दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन py ऑर्बिटल में है, px पहले ओवरलैप कर चुके हैं, py px के क्या है, परपेंडिकुलर पर स्थित है। तो अब इसका कुछ साइड और इसका कुछ साइड जो होगा ये ओवरलैप करेगा, और ये हमारा हो गया प्लेन, ये हो गया इसका क्या, पैरेलल। तो इस तरह के ओवरलैपिंग को नाम देते हो, क्या कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। इसको नाम देते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग कहेंगे। और पैरेलल ओवरलैपिंग की विशेषता ये होगी कि इसमें ओवरलैपिंग इनकम्प्लीट होते हैं और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ये कम होगा। तो इसकी विशेषता ये होगी कि ओवरलैपिंग क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होंगे। और दूसरा ये हो जाएगा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएंगे, लेस। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा ये कम होगा। अब देखो, अगर मान लो तीसरा हमारा क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन pz में है, तो pz की ऑर्बिटल की स्थिति क्या है कि ये px और py
दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे या ये जो ओवरलैपिंग होगा, फिर ये ओवरलैपिंग किस तरह का हो जाएगा, ये पैरेलल ओवरलैपिंग ही होगा। तो अगर मान लो p ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों अगर ओवरलैप करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होगा और दूसरा जो होगा ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। और अगर p ऑर्बिटल में स्थित तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ओवरलैप करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल ओवरलैप होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, ये पैरेलल ओवरलैप होगा। तो जब पैरेलल ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस स्थिति में ओवरलैपिंग इनकम्प्लीट होता है, ओवरलैप्ड स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग में भी दो होंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग में भी दो होंगे, लेकिन वॉल्यूम इसमें एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम होता है और इस पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मान कम होने के कारण एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या होगा, ये अधिक होगा। तो इस तरह से ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो होंगे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये ओवरलैपिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन और दूसरा होता है पैरेलल ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग से जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसको नाम देते हो सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और पैरेलल ओवरलैपिंग से जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये हमारा क्या होगा, ये कहलाएगा पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो अब इस तरह से ये कितने ओवरलैपिंग संभव हो सकते हैं, एस ओवरलैपिंग संभव हो सकता है, SPX हो सकता है, SPY हो सकता है, SPZ हो सकता है, PX हो सकता है, PY हो सकता है, PZ हो सकता है, या फिर जो होंगे ये तीनों जो होंगे ये एक साथ भी ओवरलैप कर सकते हैं। और इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका होगा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं और इसी ओवरलैपिंग ऑफ एक्सटेंट पर कोवैलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ भी निर्भर करते हैं। अभी हमने देखा कि यदि pp ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो और ये हॉरिजॉन्टल होंगे तब जाकर ये सबसे स्ट्रॉन्गर, फिर sp, फिर ss, और अगर मान लो ये जो भी पैरेलल ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग के से बने कोवैलेंट बॉन्ड की अपेक्षा क्या होते हैं, ये कमजोर होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।